हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, सीबीएसई का सिलेबस हो गया आउट और जैसा कि थंबनेल में है ना कि भाई अप्लाइड मैथ्स हो गई है बहुत बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लड्डू हो गई है, लेकिन बहुत बहुत आसान हो गई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। अब अभी अप्लाइड मैथ्स के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बच्चे जो है वो ऑप्ट नहीं कर रहे थे ज़्यादा, टीचर्स भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर रहे थे क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट था। ठीक है, 11th का अगर 12th दोनों का हम बात करें और उसको कोर मैथ से कंपेयर करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा था। इसलिए टीचर्स भी थोड़ा सा भागते थे कि यार बच्चा अप्लाइड ना लेके कोर ही ले ले तो ठीक है, और बच्चे भी इस चीज़ से बचने की कोशिश करते थे कि अप्लाइड का साथ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है, तो ये तो कोर मैथ से भी मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन सीबीएसई ने इस चीज़ को समझा है, सीबीएसई ने इस चीज़ को समझाया और उसका असर इस बार के पेपर में भी दिखाई दिया। अगर एनुअल एग्जाम की अगर हम बात करें पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल का पेपर काफ़ी बैलेंस था। ठीक है, अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे थे बड़े लेंदी, लेकिन इस बार का पेपर बहुत बढ़िया था। ठीक है, बहुत बैलेंस पेपर था। और आगे भी फिर सीबीएसई ने क्या करा, भैया सिलेबस जो है ना इसमें भी रिड्यूस करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाइड मैथ्स के लिए मोटिवेट हो सके, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए अप्लाइड मैथ्स स्टार्ट किया गया था वो पर्पज़ पूरा हो नहीं पा रहा था। तो अब लेकिन स्टूडेंट्स भी इससे मोटिवेट होंगे, टीचर्स भी इससे मोटिवेट होंगे ताकि अप्लाइड मैथ्स बच्चे ले सके, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है। जो प्योर नॉन कैलकुलस वाले बच्चे होते हैं उनका तो कोर मैथ्स लेना ही लेना पड़ता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथ्स बहुत बहुत बेनिफिशियल है, जो आगे आपके बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो वीडियो होगी उसमें क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्लास 11th के लिए भी जल्दी ही वीडियो लाऊंगा ताकि वहाँ भी सिलेबस का कंपैरिजन हम कर सके। यहाँ पर भी हम दोनों साल के सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे, लास्ट ईयर का इस साल का भी, ताकि आपको ये पता लग सके ना कि क्या चीज़ रिड्यूस हुई है। ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट आपके सिलेबस पर पड़ने वाला है। तो अगर हम बात करें तो सिलेबस की जो वेटेज है, वेटेज पर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये 25-26 का सिलेबस है पहले, बाद में ये पिछले साल का 24-25 का। वेटेज जैसी कि पहले थी वैसी की है। यूनिट 1 की वेटेज 11 है, यूनिट 2 की वेटेज 10 है, यूनिट 3 की 15, 4 की 10, फिर 5, फिर 6, फिर 15, फिर 8 और फिर टोटल मिलाकर 80, लास्ट में 20 हो गए आपके इंटरनल असेसमेंट। तो वेटेज वाइज तो कोई चेंज है नहीं भाई। आते हैं उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट पर। अब फर्स्ट यूनिट में आपको हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो, तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो उसको एडजस्ट करना। मेन जो चीज़ है वो आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ज़रूर समझना। जो पहली यूनिट है मॉडुलो अर्थमेटिक है। ठीक है, इसके नंबर क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, इसके अंदर टॉपिक मॉडुलो अर्थमेटिक, कांग्रेस मॉडुलो, एलिगेशन मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स आता है, पाइप एंड सिस्टम आता है, रेस एंड गेम्स आता है और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज आती है। यही सारे टॉपिक आपको लास्ट ईयर भी दे रखे थे, यानी पहली यूनिट में कोई चेंज नहीं है, जो भी जैसा है वैसा का वैसा ही है, 1% भी इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी सेकेंड, ये पिछले साल का सिलेबस है, उसमें मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं इतनी। तो ये तीनों टॉपिक मैट्रिसेस के यहाँ पर भी हैं, मैट्रिसेस एंड टाइप, इक्वलिटी, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, मैट्रिसेस के अंदर कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब बात आती है डिटर्मिनेंट की तो डिफरेंस आना अब स्टार्ट हो गया है, और बड़ा मज़ेदार डिफरेंस है। देखिए, डिटर्मिनेंट में यहां पर लिखा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर क्या लिखा है जी, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक तो ठीक है। नीचे लिखा है यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यहां पर नहीं है, मतलब कट है। जो इस साल क्वेश्चन एक आ गया था, वैसे पिछले 2 सालों से ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी नहीं रहा था, लेकिन इस साल सिलेबस में क्वेश्चन दे दिया था, पेपर में एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन उसने दे दिया था, लेकिन ऑप्शन में दे रखा था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं बच्चों को। इसलिए यहाँ से सीबीएसई ने कहा भैया एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज कोर मैथ में भी नहीं है यार, ये तो वहाँ से भी हटा दी है। तो इसने सीबीएसई ने कहा कि चलो भैया इसको यहाँ से हटाओ, बच्चों की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करो। ठीक है, बाकी चीज़ें सारी वही हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, और उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू। मतलब प्रॉपर्टीज़ का यहाँ से केस ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर भी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं दे रखा आपको। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड क्रैमर रूल, यहाँ पर भी मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल है, मतलब यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो बिल्कुल यहाँ से खत्म कर दी, कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं छोड़ी है, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि भैया प्रॉपर्टीज आपको करनी है, तो वो सब कुछ यहाँ से खत्म कर दिया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट में आता है यहाँ से डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पर पहले हम पिछली स्लाइड में देख लेते हैं, डेरिवेटिव में यहाँ पर क्या था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर रेट ऑफ चेंज था, ठीक है, और यहाँ पर अंडरस्टैंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट, मतलब तो टेंजेंट और नॉर्मल वाले क्वेश्चंस आते थे, उसकी इक्वेशन बनानी आती थी, वो चीज़ यहाँ से इस साल नहीं दे रखी है, ठीक है। डेरिवेटिव अप टू द सेकेंड ऑर्डर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ ये कह रहा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, मतलब जो टेंजेंट और नॉर्मल वाला पार्ट था वो भी यहाँ से खत्म हो गया। अगर मैं एम एल अग्रवाल के हिसाब से बात करूं तो एक्सरसाइज 6.2 डिलीट है। अगर मैं डिटरमिनेंट में बात करूं तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज आपको दे रखी थी 4.2 वो डिलीट है, ठीक है, ये कंप्लीटली यहाँ से डिलीट है। 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है, उसको बेटर है कि कर लेना, क्योंकि उसके बारे में यहाँ को स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है, लेकिन उसको आप कर लेना, उसको मत छोड़ना। लेकिन 4.2 यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। 6.2 यहाँ से डिलीट है। उसके बाद फिर कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी दे रखी है। पिछली स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा सा दोनों इकट्ठे हो रहे हैं ना, यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स, ये यहाँ पर भी आपको दे रखा है। उसके बाद आगे यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ पर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया। मैक्सिमम मिनिमा के अंदर यहाँ पर ये कहता है कि लास्ट वाले पॉइंट में सॉल्व अप्लाइड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ओनली। यहाँ पर क्या कहता है कि सॉल्व अप्लाइड प्रॉब्लम्स, यानी बात पहले भी वही थी कि अप्लाइड जो मैथ्स होती है ना, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो सीबीएसई ने इस बार वो क्लियर कर दिया कि भैया जो कॉस्ट फंक्शन होते हैं, जो रेवेन्यू फंक्शन होते हैं और जो प्रॉफिट फंक्शंस होते हैं, आपको सिर्फ उनका मैक्सिमम मिनिमा करना है। आपको मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस में नहीं जाना कि सिलेंडर के अंदर कौन है, कौन के अंदर सिलेंडर है, ऐसा कुछ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यहाँ से कट हो गया, यानी जो एक्सरसाइज आपकी 6.7 थी कंप्लीटली डिलीट नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जो क्वेश्चंस थे ना आपके लास्ट वाले, स्पेशली जिसमें कौन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, इस तरह के जो क्वेश्चन थे ना, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको कौन से रखने, जो कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट वाले क्वेश्चन थे ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन में यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन एज एंटी डेरिवेटिव, सेम टॉपिक आपको दे रखा है। उसके बाद फिर मेथड्स आपको दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, पिछले साल भी यही थे सेम। डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व, पिछले साल भी ये दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर दे रखी थी कि अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन आपका इस साल हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ डिफाइन इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व, अंडरस्टैंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड अप्लाई इट टू इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब जो प्रॉपर्टीज वाली जो एक्सरसाइज थी, यानी एक्सरसाइज नंबर अगर हम बात करें इसकी तो 7.12 आई थिंक है, 7.12, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, वैसे तो यही है मेरे ख्याल। हाँ जी, 7.12 एक्सरसाइज ही है, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ से डिलीट कर दी गई है बिल्कुल, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, जो लास्ट ईयर था आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, तो ये चीज़ आपको यहाँ भी दे रखी है, रिकॉग्नाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद कहता है फॉर्मुलेट एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फॉर्मुलेशन यहाँ पर भी था, फॉर्मुलेट ऑफ सॉल्विंग एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर क्या था,
फॉर्मूलेट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है, फिर वगैरह वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना बोल रहा है। लेकिन अब यहां पर क्या कह रहा है, पहले 2 पॉइंट तो सेम है, पहले 2 पॉइंट सेम है, तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना, वहां पर कह रहा है कि सॉल्व सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड ओनली। यानी जो मेथड आपका यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जिसमें क्वेश्चन आते थे ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका कंफ्यूजन भी खत्म कर दिया। लास्ट ईयर डिलेमा था कि उसका आएगा क्वेश्चन नहीं आएगा, हमने करवाया भी था बच्चों को, लेकिन इस साल वो डिलेमा खत्म कर दिया। एक्सरसाइज 8.5 आपकी कंप्लीटली डिलीट हो गई। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट और हो गया, एक बोनस और मिल गया आपको। इसमें यहां पर क्या था, ग्रोथ एंड डी के मॉडल वाला टॉपिक था, वो क्लियरली खत्म है। यानी एक्सरसाइज 8.6 सबसे बड़ा सरदर्द थी बच्चों के लिए, सर ग्रोथ एंड डी के मॉडल नहीं हो रहा है, ग्रोथ एंड डी के मॉडल नहीं हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे करें, ड्रग एसिमिलेशन कैसे करें, कार्बन डेटिंग मेथड से प्रॉब्लम हो रही है सर, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग की जो 4 एक्सरसाइजेज है बस यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन से वो करनी है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके टॉपिक में कोई भी चेंज नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ सेम है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है आपका सेम है, कोई भी चेंज इसमें आपको नहीं दिया हुआ। उसके बाद आते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में भी बड़ा मज़ेदार खेल हुआ है, यहाँ पर भी आपको बहुत बहुत बड़ी राहत आपको दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग के जो पोर्शन है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन सैंपल में सारा कुछ वही है। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल, यहाँ पर सब कुछ वही है, आपको दे रखा है। ठीक है, दोबारा मैंने ये स्लाइड यहाँ पर दोबारा से ले लिए। अब यहाँ पर देखो, जो ये सेकंड वाला पॉइंट था, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक आपके यहाँ पर भी हैं। उसके बाद हम आते हैं टी टेस्ट पर। टी टेस्ट में पिछले साल क्या था, टी टेस्ट आपको करना था, टी टेस्ट 1 सैंपल टी टेस्ट एंड 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप टेस्ट। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 सैंपल टी टेस्ट एंड फॉर ए स्मॉल ग्रुप सैंपल, यानी लार्ज ग्रुप भी नहीं लेने। और सबसे बढ़िया बात है कि भाई 2 सैंपल टेस्ट ने, उसने बड़ा दिमाग खराब कर रखा था, तो 2 सैंपल टेस्ट नहीं लेने। और ख़राब क्या कर रखा था, बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, एक एक क्वेश्चन को करने में 10-10, 15-15 मिनट लग जाते थे, तो वो भी सीबीएसई ने यहाँ से ख़त्म कर दिया। और इन्फ्रेंशियल मैथमेटिक्स पहले ही काफ़ी कन्फ्यूजिंग चैप्टर था। ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के बारे में पढ़ाते आए। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाते हैं कि कब n-1 लगना होता है, जो फार्मूला होता है उसके टी टेस्ट के अंदर, कब n-1 लगना होता है, कब n लगना होता है। बहुत से टीचर सीधा कहते हैं कि भैया n ही लगाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है, n लगाओ। लेकिन हमने प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको बताया था कि n-1 कहाँ पर लगना चाहिए और n कहाँ पर लगना चाहिए। इस साल जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम आया था उसके अंदर जो फार्मूला था वो n-1 वाला ही लगना था। ठीक है, हालांकि सीबीएसई कंसीडर कर सकती है उन बच्चों को भी जिन्होंने n लगाया था, उनको कंसीडर कर सकती है, लेकिन जो सही तरीका था वो n-1 वाला ही था। तो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स वाला जो टॉपिक था, 2 सैंपल टेस्ट वाला, वो यहाँ से ख़त्म हो गया। बहुत बड़ी राहत आपको मिली है, ग्रोथ एंड डी के मॉडल हटा दिया और जो 2 सैंपल टेस्ट हटा दिया। सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते थे, ये बहुत परेशान करते थे बच्चों को। उसके बाद आते हैं टाइम बेस्ड डाटा। टाइम बेस्ड डाटा में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर का जैसा सिलेबस था, 2 मेथड है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो भी इस साल है। उसके अलावा उसकी जो थ्योरी पार्ट है वो भी आपको दे रखा है। तो मेथड ऑफ टाइम बेस्ड डाटा के अंदर आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ठीक है, दोनों टॉपिक हैं। यहाँ पर भी ये दोनों टॉपिक हैं, सॉरी ऊपर है परपेचुटी और सिंकिंग फंड। ठीक है, उसके बाद फिर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है, ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है आपको। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, यहाँ पर भी कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई है। दोनों मेथड है, फ्लैट रेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दोनों मेथड आपको यहाँ पर भी इस साल भी दे रखे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ऐड किया उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से ये वाला जो टॉपिक था, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न वाला जो पार्ट है वो यहाँ से आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो वो आपको यहाँ सिलेबस में नहीं दे रखा है। यानी एक्सरसाइज के हिसाब से बात करूँ तो एक्सरसाइज 13.1 ML की एक्सरसाइज और 13.2 के भी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 से 5 तक है, जिसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ ये डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड एक्सरसाइजेज है। ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना।
उसके बाद लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये लास्ट ईयर भी था, लेकिन इसमें पिछले 2 बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का जो क्वेश्चन था वो भी डाल दिया था। लेकिन इस साल मैं कह सकता हूँ, थोड़ा श्योर हो सकता हूँ कि सीबीएसई ने अप्लाइड मैथ्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। तो इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है वो आ जाए। तो आप सिर्फ लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे तो उससे भी आपका काम बढ़िया से होगा, और क्योंकि वही आपके सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद आते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग पर। लीनियर प्रोग्रामिंग में पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, तो वो आपका सेम ही है, ठीक है। उसके बाद कहता है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सेम है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी यहाँ पर सेम है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल, ये भी यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको एक मेथड दे रखा था ISO कॉस्ट एंड ISO प्रॉफिट मेथड। हालांकि इसका क्वेश्चन कभी आया नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन इस साल सिलेबस से क्लियरली हटा दिया ताकि आपको उसको करने में जो टाइम आप वेस्ट करते थे, जो मेहनत करते थे, वो आपकी मेहनत यहाँ से बच जाए। सो सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट मेथड ही है, जैसा कि कोर मैथ में था, तो वही मेथड आपको यहाँ पर करना है। आगे फिजिबल इनफिजिबल रीजन वो आपको सेम दे रखा है, यानी आगे का जो पार्ट है वो भी सारा सेम है। यानी इसके अंदर से भी आपको ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड एक्सरसाइज हटा दी, तो एक्सरसाइज आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो 14.3, ये एक्सरसाइज आपकी डिलीट है। तो जो जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर लिखी है पूरे वीडियो में, वो सारी एक्सरसाइज डिलीटेड है। अब डिलीटेड का तो सर आपने बता दिया, अब जो ऐड हुआ उसका क्या करोगे, उसका भी जुगाड़ करेंगे भाई। अभी तक मार्केट में जितनी भी बुक आई है, अभी तक मार्केट में जितनी भी बुक आई है, ठीक है, सभी क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। आपने हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने बुक ले भी ली हों, तो उनके अंदर तो ये वाले पार्ट आपको मिलेंगे नहीं। जो डिलीटेड है वो डिलीटेड ही रहेगा, मतलब वो भी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा, प्लस जो ऐड हुआ है वो नहीं होगा। एक्स्ट्रा पढ़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऐड होना है वो चीज़ भी तो उसके अंदर आनी चाहिए ना। तो आपकी इस चीज़ को ध्यान में हमने रखा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक हमारा भी लास्ट स्टेज पर था, प्रिंट होने की लास्ट स्टेज पर था, और तभी सिलेबस हमारा आ गया। तो हमने जो ये बॉन्ड वाला जो टॉपिक है जो ऐड हुआ है, वो बॉन्ड वाला टॉपिक हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा कि ये बॉन्ड क्या है। क्योंकि ये जो टॉपिक था ना, ये जब अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ था, जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उस साल ये टॉपिक था। उसके बाद कोविड की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसमें से इस टॉपिक को वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन अब वापस ये दोबारा डाल दिया है, तो वो टॉपिक आपको पूरा मिलेगा, सारा कंसेप्ट मिलेगा, उसका कुछ क्वेश्चंस भी उसके मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बैंक से ये आप सारा कर सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक आपका हमारा जो है, मेरे ख्याल से 8-10 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा, अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आप कह सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। हर तरह के क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे, PYQs मिलेंगे। हालांकि जो डिलीटेड पार्ट है अभी वो उसके अंदर है, क्योंकि फाइनल स्टेज पर था, तो बाकी चीज़ें हो चुकी थी, तो हम ज़्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते थे। लेकिन उसमें मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया है, स्टार्टिंग के पेजेस में जब आप जाएंगे परचेज करेंगे, तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको डिलीट करने हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी ऐप के थ्रू परचेज करेंगे तो उसमें आपको ई बुक साथ में मिलती है, तो उसके अंदर अपडेटेड वर्जन ही रहेगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। आप उस बुक में से वो चीज़ें अपडेटेड वर्जन की हेल्प से उसको क्रॉस कर सकते हो। और साथ साथ अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो 2025-26 के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए हमारा जो प्रीमियम बैच है, पेड बैच है, वो भी स्टार्ट हो चुका है, उड़ान 5.0। तो वो आप हमारे ऐप के ऊपर जाके या वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट हमारी क्या है www.godclasses.in, तो वहाँ पर जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हो, और अपनी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है ना, वो हमारे साथ आप कर सकते हो। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो CBSE का सिलेबस है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा मस्त से तैयारी करेंगे और मस्त से एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अभी तक जो इतना सारा सिलेबस हम एक्स्ट्रा करते थे, वो आपका बर्डन काफ़ी कम हो गया है। और क्लास 11th के जो स्टूडेंट है, अगर बाई चांस वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ही बता दूँ, उनके सिलेबस में भी बहुत कमी आई है। तो उनके सिलेबस में क्या क्या कम हुआ है, वो सारा भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा किसी दूसरे वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।